अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज हम लोग EDU 303 का लेक्चर नंबर 11 और 12 करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट के अंदर आज हम पढ़ेंगे बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिव और सोशल लर्निंग थ्योरी। सबसे पहले हम देखते हैं बिहेवियरिज्म है क्या। बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट्स के अंदर एक स्कूल पाया जाता है जिसका नाम है बिहेवियरिज्म। काफ़ी फेमस स्कूल था, स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म। अगर इसके रूट्स के बारे में हम बात करें तो हमें पता चलता है कि एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर से हमें ये ओरिजिनेट करके मिला। अब इसकी जो क्लासिकल फॉर्म है ना, ये सबसे पहले बताई किसने थी, किसने ओरिजिनेट की थी, वो थे पेवलोव। पेवलोव ने इसे फर्स्ट टाइम ओरिजिनेट किया था। इसे ऑगमेंट किया गया था वाटसन की तरफ से, यानी इस पर ऑगमेंटेड करवाया गया था वाटसन से। इसके बाद एक क्लासिकल कंडीशनिंग की अगर हम बात करते हैं, अच्छा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन में छोड़ गई हूँ, दिस फॉर्म ऑफ बिहेवियरिज्म रिलाइज ऑन रिफ्लेक्सिव बिहेवियर एंड मॉडिफिकेशन। अब बिहेवियरिज्म क्या करती है, वो रिलाई करती है रिफ्लेक्स बिहेवियर और उसकी मॉडिफिकेशन पर। सेकेंड इंपॉर्टेंट जो था वो क्लासिकल कंडीशनिंग था। इसमें मॉडिफिकेशन की गई है रिफ्लेक्सिव बिहेवियर की, जो कि आपको हेल्प करता है किसी भी लर्न करने के लिए, किसी भी एसोसिएशन को जो कि स्पेसिफिक और न्यूट्रल स्टिमुलाई के दरमियान अक्कर होता है। इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। इसके बाद ही आपके पास आता है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप कह सकते हो कि ये आपकी सीआर की कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए काम करता है, यानी कि आपके अंदर जो खौफ वाला स्टिमुलाई होता है उससे वो इंक्रीज करता है। जब भी आप एक्सपीरियंस करोगे ना, फर्स्ट टाइम आपने एक्सपीरियंस किया था, तो आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर अगर हम बात करते हैं, जनरलाइजेशन के अंदर अगर हम बात करें, वाटसन राइनर एक ऐसे थे, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक बच्चा था जिसका नाम था लिटिल एल्बर्ट। अब लिटिल एल्बर्ट के सामने उन्होंने वाइट रैट रखा था, जिस वाइट रैट को देख के ना वो डर गया। अब हुआ क्या कि अब वो हर वाइट चीज से डरने लगा, यानी फर्स्ट टाइम CS जो उसका था वो इंक्रीज हुआ। वाइट रैट को देख के वो डर गया, उसने आवाज़ें निकाली। ये एक पूरा एक्सपेरिमेंट आपका साइकोलॉजी 101 के अंदर जिन लोग की है उन्हें पता होगा, अदरवाइज मैं अगर आपको शॉर्ट करके बताऊं कि एक हॉस्पिटल में थे ना, एक बच्चा रो रहा था, वो बेसिकली अपने किसी ट्रीटमेंट के लिए आया हुआ था। ये दोनों गए, इन्होंने बगैर परमिशन के उसकी मदर के ना लिटिल एल्बर्ट को पकड़ा, उसके सामने 2 रैट्स रखे, दोनों ही वाइट कलर के थे। अब हुआ क्या कि वो रैट्स जो थे ना वो शोर मचाना शुरू हो गया ना, क्योंकि उसे वो ने काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा था, उसने शोर मचाया। अब वो उस आवाज़ उस चीज़ से वो बच्चा डर गया। अब इससे हुआ क्या कि उसके अंदर खौफ रह गया। जब भी वो किसी भी वाइट रैबिट को देख, वाइट चीज़ को देख ले, अब वो रैबिट भी हो सकता है, कैट भी हो सकता है, सांता क्लॉज का मास्क भी हो सकता है, तो वो इस सारी चीज़ों को देख के डर जाता था। बिकॉज उसे याद आता था कि एक रैट ने किस तरह एक बुरी आवाज़ निकाली थी जिससे वो डरा था। सो वो जो बाद में डरना था, यानी इसका CR को इंक्रीज किया जनरलाइजेशन ने। इसके बाद ही आपके पास आता है कॉर्टिकल मोज़ेक। अब अगर हम बात करते हैं कॉर्टिकल मोज़ेक की, तो ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि इनहिबिट करती है आपके ब्रेन के अंदर, और आपको ब्रेन के अंदर वो कॉर्टिकल मोज़ेक बनाती है। बेसिकली हम बात करते हैं 2 तरह के मोज़ेक की। फर्स्ट है मोमेंटरी कॉर्टिकल मोज़ेक, जो कि डिटरमिन करता है कि किस तरह ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करेगा अपने इन्वायरमेंट एट अ गिवन मूवमेंट। और दूसरी होती है डायनामिक कॉर्टिकल मोज़ेक। अब ये जो होता है, ये स्टेबल मोज़ेक होता है। इसमें हम बात करते हैं कि एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, लेकिन वो उसके साथ फ़ौरन चेंजेस नहीं लाते। यानी कि 2 ऐसी चीज़ें, एक इंसान है, अब मैं इसकी एग्जांपल अगर आपको दूं तो एक इंसान है, उसके सामने एनवायरनमेंट चेंज हो रही है, सिचुएशन चेंज हो रही है, वो अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो उससे हम कहेंगे मोमेंटरी कॉर्टिकल मोज़ेक। ऑन द अदर हैंड अगर वो स्टेबल है, उसमें चेंजिंग हो तो रही है सिचुएशन के अंदर, लेकिन वो उसमें कोई रिस्पॉन्स शो नहीं कर रहा, तो उसे हम कहेंगे डायनामिक कॉर्टिकल मोज़ेक। इसकी अगर हम
कंडीशनिंग के अंदर देखें तो हमारे पास 2 टाइप्स आती हैं, याद रखिएगा। इन टाइप्स को आप कभी मत भूलिएगा क्योंकि ये आपके पेपर में काफ़ी ज़्यादा आई हुई हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट दोनों हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग ये ऐसी कंडीशनिंग है जो कि आपके फर्दर अब जब हम आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़ेंगे ना तो हमारे सामने आती जाएंगी, इन्हें मज़ीद क्लैरिफाई किया जाएगा। क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर हम सजेस्ट, ये एक ऐसी थ्योरी है जिसके अंदर सजेस्ट किया गया था कि कैसे हम एसोसिएशन को बिल्ड कर सकते हैं बिटवीन CS एंड US, जो कि लीड करेगा UR टू CR। अब CS जो था आपके पास वो एलिसिट करता है CR को, जो कनेक्शंस होते हैं वो मेडिएट करते हैं एम्प्टी ऑर्गेनिज्म के लेकर। ऑन द अदर हैंड ऑपरेंट कंडीशनिंग जो कि थर्नडाइक और स्किनर ने दी थी और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, उसने कहा कि देखिए जब हम रिस्पॉन्स करते हैं लाइक सेल्वेशन, CR उसने सेल्वेशन को कहा। अब CR और CS क्या होता है, देखिए कोई चीज़ आपके सामने है, आप जो रिएक्शन दे रहे होते हैं वो आपका सामने जो चीज़ मौजूद है ना उसे हम कहेंगे कि ये आपका US है। ऑन द अदर हैंड आप जो एक्शन से दे रहे होते हो ना उसे देख के या आप ये समझ लो कि रिस्पॉन्ड कर रहे होते हो ना उसे हम CR कहते हैं। अब ये जो सेल्वेशन का प्रोसेस था ना, थर्नडाइक और स्किनर ने क्या किया था, इसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। इसने कुत्ते के सामने खाना रखा, एक डॉग था और एक कैट थी, 2 थे बेसिकली जिन पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। उनके सामने खाना रखा गया, गोश्त हम कह सकते हैं कि रखा गया। अब हुआ क्या कि कुत्ता तो खुश होकर खाने लग गया। अब उसके दिमाग में आया कि जो बोन टाइप चीज़ होती है वो मज़े की होती है। फिर उसके बाद जो थर्नडाइक और स्किनर थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसे तस्वीरें दिखाई। जैसे कुत्ता तस्वीरें देखता था ना उसके मुंह में सेल्वेशन स्टार्ट हो जाती थी, यानी कि वो उससे रिस्पॉन्ड कर रहा होता था, उसके दिमाग में वो जायका चल रहा होता था। तो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग थी। इसके बाद ही आपके पास आता है वर्बल बिहेवियर। लाइक एनी अदर बिहेवियर, लैंग्वेज इज आल्सो अ बिहेवियर। अब कहा ये क्या कि देखें जी, हर बिहेवियर की तरह लैंग्वेज भी एक बिहेवियर है जिसे हम वर्बल बिहेवियर कहते हैं। इसके अंदर हम बात करते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, इवन पढ़ते हैं, तो ये सारा एक बिहेवियर होता है। वर्बल बिहेवियर की बस यही आपकी डेफिनेशन काफ़ी थी। इसके बाद ABC ऑफ वर्बल बिहेवियर, तो ये आपके पेपर में नहीं आई तो हम इसे स्किप कर देते हैं। इसके बाद ही हम देखते हैं लॉ ऑफ प्रेगनेंस। अब प्रेगनेंस प्रेगनेंस का मतलब होता है ना एसेंस, लॉ ऑफ एसेंस। ये एक ऐसी टेंडेंसी है जो कि आपके अंदर साइकोलॉजिकल इवेंट को सिंपल, कंसाइज और सिमेट्रिकल, हार्मोनियस और कंप्लीट बना देती है। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जो आपके अंदर साइकोलॉजिकल इवेंट जो हो रहे होते हैं उन्हें कंप्लीट करता है, लाइक उन्हें सिंपल करेगा, कंसाइज करेगा, आपको समझने के लिए आसान कर देगा, उसे हम लॉ ऑफ प्रेगनेंस कहेंगे। इसके अंदर जी हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है दैट इज़ प्रोडक्टिव थिंकिंग। जब हम बात करते हैं प्रोडक्टिव थिंकिंग की तो स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, उन्हें अरेंज करना चाहिए, रीअरेंज करना चाहिए हर प्रॉब्लम को मुख्तलिफ अंदाज में। और ये प्रोसेस उस वक्त तक चलता है जब तक वो सॉल्यूशन की तरफ नहीं चले जाते। अब इससे होगा क्या, अब इसे जब वो अरेंज और रीअरेंज करेंगे तो उन्हें समझ आएगा कि आया प्रॉब्लम था क्या, उसकी बेसिक क्या थी। ये काफ़ी हो जाता है, प्रोडक्टिव थिंकिंग के अंदर आ जाता है। इसके बाद है जी फाइंडिंग एरियाज। स्टूडेंट जो होते हैं उन्हें बताया जाता है कि आपने किस तरह रेक्टेंगुलर को ड्रॉ करना है, अलजेब्रिक फार्मूला को यूज़ करते हैं, उसकी लेंथ को मालूम करना है, किस तरह हम बात करते हैं उसकी हाइट की, तो ये सारी चीज़ें हम कैसे करेंगे, तो ये सारा कुछ बच्चे जो होते हैं वो फाइंडिंग एरियाज के थ्रू पता करते हैं, यानी उन्हें कैलकुलेशन सिखा दी जाती है। इसके बाद ये आपके पास आता है विकेरियस रीइंफोर्समेंट। अब बंदूरा जो थे उन्होंने बेंद्रा, बेसिकली ये बेंद्रा है, बेंद्रा ने अपने बुक के अंदर, यानी उसने उस बुक का नाम बोबो रखा, बोबो डॉल रखा था, यानी कि उसने, अब मैं अब इसे और सिंपल करूं तो मैं कहूँगी कि बेंद्रा ने क्या किया था, बेंद्रा ने एक बोबो डॉल बनाई जिसमें उसने बच्चों को बताया कि किस तरह आप अपने बिहेवियर को मॉडिफिकेशन उसके अंदर ला सकते हो।
बिहेवियर जो बेंद्रा के नज़दीक बिहेवियर जो था वो कॉग्निटिव एक्सप्लेनेशन को लेकर चलता था। बेंद्रा के नज़दीक लर्निंग जो होती थी वो कभी भी रीइंफोर्समेंट से नहीं सीखी जा सकती थी। वो कहता था कि अगर आप पनिशमेंट दोगे ना तो बच्चा रट लेगा लेकिन उसे वो इल्म हासिल नहीं होगा। सो इसके लिए ज़रूरी है कि उसे प्रॉपर तरीके से बातें समझाई जाएं। तो ये था लेक्चर 11। जल्दी से लेक्चर 12 भी कर देते हैं। आगे बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट भी कीजिएगा। जो चीज़ समझ नहीं आती वो मुझसे पता कर लीजिएगा। लेसन 12। गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, आप लोग बिल्कुल नहीं करते हो। लेसन 12 के अंदर हम सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट थ्योरी देखते हैं वो है सोशो कल्चर थ्योरी। सोशो कल्चर थ्योरी जो थी वो वाइगार्ड्स्की ने दी थी। ये एक रिलेटिवली न्यू थ्योरी थी ना साइकोलॉजी के अंदर, जिसके अंदर एक्सप्लेन किया गया था सोसाइटी की क्या इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के अंदर, यानी किसी इंसान की डेवलपमेंट के अंदर सोसाइटी कितना कंट्रीब्यूट करती है। ये वाइगार्ड्स्की ने बताया था सोशल कल्चर थ्योरी के अंदर। अकॉर्डिंग टू वाइगार्ड्स्की हर फंक्शन जो बच्चे अपने कल्चर डेवलपमेंट की वजह से सीखता है ना, वो उससे दो चीज़ें सीखेगा। फर्स्ट जो होगा वो सोशल लेवल होगा यानी इंटर साइकोलॉजिकल होगा, और लेटर जो होगा वो इंडिविजुअल लेवल यानी कि इंट्रा साइकोलॉजी। अब इंटर साइकोलॉजिकल और इंट्रा साइकोलॉजिकल को हम आगे चल के काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज मैं आपको यहाँ बता देती अगर आगे ना होता तो। प्रिंसिपल अब हम देख लेते हैं। वाइगार्ड्स्की के नज़दीक जो था उसने कहा था कि डेवलपमेंट जो होती है वो कभी भी आप सोशल कॉन्टेक्स्ट से दूर रह के नहीं करवा सकते। लर्निंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो कि लीड करता है डेवलपमेंट को। चिल्ड्रन जो होते हैं वो कंस्ट्रक्ट करते हैं देर अपनी नॉलेज को। लैंग्वेज जो होती है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इन मेंटल डेवलपमेंट के अंदर। इसके बाद है जी आपके पास सेकंड थ्योरी आती है इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। अब ये जो थ्योरी थी ना, ये इसका जो सेंटर था वो इकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड ड्यूरिंग डेवलपमेंट, यानी ये आपके इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता था कि किस तरह बच्चे को हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। ब्रेनर जो थे उन्होंने प्रपोज किया था एक कम्प्लेक्स लेयर ऑफ एनवायरनमेंट यानी इकोसिस्टम उन्होंने बनाया था, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि देखिए जी, बच्चा जो होता है वो अफेक्ट होता है अपनी डेवलपमेंट के अंदर एनवायरनमेंट से। चेंजेस जो होती हैं, अगर हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो वो रिपल करती हैं अक्रॉस अदर लेयर, यानी एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर होती है। सिमिलरली बच्चा भी इस तरह डेवलपमेंट के अंदर चेंजेस ला सकता है। अब वही डिटेल अगर हम बात करते हैं तो जो इनर मोस्ट लेयर होती है एनवायरनमेंट की, उसे हम माइक्रो सिस्टम कहते हैं, जिसके अंदर हम इमिडिएट करते हैं सराउंडिंग को। लाइक अब उसने कहा कि सराउंडिंग इमिडिएट करेंगे, लाइक उसका इसमें इंक्लूड करेंगे पर्सनल फैमिली हो गई, पीर्स हो गए, स्कूल्स हो गए और नेबर्स हो गए। नेक्स्ट लेवल जो थी वो मीजो सिस्टम। अब जो नेक्स्ट लेयर थी वो मीजो सिस्टम थी, इसमें वो उसने उस बच्चे के रिलेशन को होल्ड किया, उसके कनेक्शंस के बारे में बात की, एक्सपीरियंस के बारे में बात की, स्कूल फैमिली एक्सपीरियंस के बारे में बात की है। फिर थर्ड स्टेप पे वो कहता है जो थर्ड लेयर होती है वो इकोसिस्टम होती है, यानी कि इसमें उसने इंडिविजुअल को रिमूव कर दिया, यानी उसने कहा कि अब जो इंडिविजुअल है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगा इंडिविजुअल बिहेवियर को। इकोसिस्टम अगर हम बात करते हैं व्हाट अ वाइफ और चाइल्ड एक्सपीरियंस एट होम में बी इन्फ्लुएंस बाय द हस्बैंड एक्सपीरियंस एट होम एट वर्क। अब होता क्या है कि उसने कहा कि इकोसिस्टम एक ऐसा प्रोसेस है जब जो कि इंसान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे उसने बताया कि घर में माँ और बच्चा वैसे ही करेंगे परफॉर्म, अगर उनका घर का इकोसिस्टम बेहतरीन है तो वो अच्छे से बिहेव करेंगे। अदरवाइज अगर उसका हस्बैंड या उसका फादर जो है वो ऑफिस वर्क की जो टेंशन लेके आए हैं और आके शाउट करना शुरू हो जाते हैं तो बच्चा वैसे ही सीखेगा। इसके बाद है जी मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम जो है वो डिफाइन करता है कल्चर को जहाँ इंसान रह रहा होता है। इसमें सोशल इकोनॉमिक स्टेटस भी आ सकता है, पॉवर्टी भी आती है। इसके बाद है जी कॉन्टेक्सचुअल पर्सपेक्टिव। कॉन्टेक्सचुअल पर्सपेक्टिव जो होता है ये सोशल कल्चर थ्योरी ऑफ वाइगोर्स्की के बारे में बात करता है और इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी ऑफ
ब्रॉन फैन ब्रैनर के बारे में बात करता है। यानी कि इसमें हम सोसाइटी और एनवायरनमेंट दोनों को लेके आते हैं डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड के अंदर। डायनेमिक सिस्टम व्यू के अंदर अगर हम देखें तो ये इंटीग्रेटेड सिस्टम अप्रोच होती है, जिसके अंदर बच्चे के दिमाग में, उसकी बॉडी में, फिजिकल और सोशल वर्ल्ड के दरमियान इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं कि किस तरह बच्चा न्यू स्किल्स को सीख रहा है दुनिया में चलते हुए। डायनेमिक सिस्टम अप्रोच जो होती है सजेस्ट करती है कि चिल्ड्रन को अब कभी भी लीनियरली इन लाइन चेंजेस करने के बारे में बात ना करें, बल्कि आप उन्हें बताएं कि ये एक वेब फाइबर ब्रांचिंग है जिसके अंदर बहुत सारी डायरेक्शन है, आपको अपनी तरफ से बेस्ट की तरफ जाना होगा। इसके बाद है जी डायनेमिक सिस्टम व्यू जो है वो इंस्पायर करता है दूसरे डिसिप्लिन को, लाइक बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, ड्रॉ करता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कॉन्टेक्सचुअल के बारे में। तो ये था जी लेक्चर नंबर 12। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कहानी में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।